मोहतरमा डॉक्टर शाजिया सोबिया असलम सुमरो साहिबा। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी पाकिस्तान की अफवाज को, पार्लियामेंट को, अवाम को, कि जब भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया था तो सब ने मुत्तहिद होकर भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान की अफवाज, स्पेशली पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट को मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी जिन्होंने भारत में जाके उसको मुंह तोड़ जवाब दिया था। और जनाब स्पीकर, मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने उस टाइम पे ये बात सोची कि एक सफारती वफ़द जो है वो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक बात करने के लिए पूरी दुनिया में जाना चाहिए और उन्होंने उस वफ़द की क़यादत के लिए जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी को चूज़ किया और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी उस ज़िम्मेदारी को अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा किया, जहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े फोरम्स में जाकर पाकिस्तान का मस्बत चेहरा दिखाया, थिंक टैंक्स के साथ बैठ के उन्होंने बात की और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के साथ बैठ के पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की और इंडिया का जो एक जालिम और बर्बरियत वाला चेहरा है वो सामने लाए और इस सफारती वफ़द जिसमें सारे पार्टीज़ के लोग और दूसरे जो लोग गए हुए थे, काबिल तारीफ़ हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे रिप्रेजेंट किया और जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये साबित किया कि वो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के नवासे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बेटे और जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब जो मर्द हुर हैं, जो हर जगह पे मुफ़ाहमत की बात करते हैं, सबको साथ लेने की बात करते हैं, उन्होंने साबित किया कि वो उनके बेटे हैं। और कुछ लोग उनकी इस काबिलियत से नाला होते हैं, जेलस होते हैं और उनको अपनी औकात का तो पता नहीं होता है, लेकिन वो अपने कद से बड़ी और औकात से बड़ी और सस्ती शोहरत के लिए बात करते हैं। उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि वह तउज़्ज़ मन तशा व तज़ुल्लु मन तशा, कि जो भी इज़्ज़त देने वाला है वो अल्लाह है और अल्लाह की तरफ से ही मिलती है। जनाब स्पीकर, मैं यह बात करना चाहूँगी कि अब भी हम जंग से बाहर नहीं हैं। जो इज़राइल और ईरान के बीच में जंग चल रही है वो इस खिते के लिए एक तरह से टेंशन में है, जिसके लिए हमें हमेशा अलर्ट रहना होगा और हम इतनी आसानी से इस चीज़ को नहीं भूल सकते। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि ईरान की आवाम के साथ और हर उम्मत मुस्लिमा के साथ हम खड़े हुए हैं और जहाँ भी ज़रूरत हुई पाकिस्तान अपनी मुसलमान ममालिक के साथ खड़ा है। जनाब स्पीकर, मैं बात करना चाहूँगी बजट पे कि बजट हर दफ़ा ये होता है कि अवाम बजट के आने से पहले बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और वो ये सोचती भी हैं कि शायद इस बजट में हमारे लिए कोई रिलीफ हो, कोई रिलीफ पैकेज मिल जाए, कहीं पे हमारे लिए भी आसानी हो। लेकिन हमेशा की तरह ये बजट भी हमेशा की तरह अवाम के लिए मायूसी लेकर आया है, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ना तो तनख्वाहदार तबका खुश हुआ है, ना ताजिर बरादरी खुश हुई है, ना इंडस्ट्रियल के लोग खुश हुए हैं और ना ही मज़दूर और जो हमारे किसान हैं वो खुश हुए हैं। तो मैं समझती हूँ कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का भरमार करके आवाम का जो पूरा कचूमर निकाल दिया गया है, उसमें किसी भी तरह से ना तो एजुकेशन पे, ना सेहत पे, ना ज़राअत पे, ना किसी और चीज़ पे कोई रिलीफ दिया गया है। और सर, जो FBR के नए लॉज लाए जा रहे हैं, मैं समझती हूँ इस तरह से आप समझते हैं कि आप चोरी और करप्शन को ख़त्म कर देंगे। चोरी और करप्शन बढ़ाने के लिए आप एक और रास्ता निकाल रहे हैं। आप लोगों के ऊपर कानून बनाएंगे, उनको ज़बरदस्ती उस नेटवर्क में लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो लोग अब बैंक में पैसे रखेंगे या वो अपने रिटर्न्स फाइल करेंगे? किस तरह से आप इस कानून को इम्प्लीमेंट करवाएंगे? इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी हुई है, बस कानून बना दिया गया है। और जब किसी हकदार को हक नहीं मिलेगा, ब्रेन ड्रेन की बात हो रही थी, तो मैं यही कहना चाहूँगी जब किसी हकदार को हक नहीं मिलेगा तो ब्रेन ड्रेन होगा। जब आप किसी के ऊपर जुल्म करेंगे तो ब्रेन ड्रेन होगा।
और इसी तरह से मैं समझती हूँ कि हुकूमत को एक दफ़ा दोबारा अपने बजट डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना होगा, जिसमें आप जो पेंशन है, जहाँ पे आपने 10 साल में उसकी मुद्दत रख के ख़त्म कर दी है, क्या आपने सोचा है कि जो उस पेंशन पे गुजारा करने वाले लोग हैं आगे उनका गुजारा कैसे होगा? कोई आगे ऐसी पॉलिसी नहीं बनी है। लेकिन आपने ये देखा है कि जो लग्जरी गाड़ियां हैं उन पे तो रिलीफ दिया गया है, लेकिन जो 800 सीसी गाड़ियां हैं उन पे टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह की रिलीफ जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है, जो ठंडे कमरों में बैठे रहते हैं, ठंडी गाड़ियों में सफ़र करते हैं और फिर आराम से अपने घरों में जाके आराम करते हैं, उन लोगों को बजट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये बजट आवाम की सहूलतों के लिए होना चाहिए। जनाब स्पीकर, हेल्थ की जो बजट है उस पर कट लगाया गया है, जिसमें अब अगर आप हेल्थ को उठा के देखें तो उसमें ना तो इम्यूनाइजेशन की बात की गई है, ना उसमें किसी वर्टिकल प्रोग्राम की, ना न्यूट्रिशन की, ना फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की है, और ना ही जो इस वक्त की ज़रूरत है मेंटल हेल्थ, उस पर भी कोई बात नहीं की गई है, ना ही उसके लिए कोई फंड रखा गया है। और सर, इस वक्त मैं ये बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड रैंकिंग में डायबिटीज़ में नंबर 1 पे आ गया है, और उसकी दवाइयाँ अगर आप देखें तो हिसाब अगर लगाएं तो 730 अरब रुपए बनते हैं जो पाकिस्तान डायबिटीज़ की मेडिसिन पे खर्च करता है। तो अगर आप मेडिसिन को जो हमारी प्रोसेस फूड हैं, जो शुगरी ड्रिंक्स हैं, जो हमारे एनर्जी ड्रिंक्स हैं, इन पे अगर टैक्स बढ़ा के वो टैक्स एज अ हेल्थ बिल या हेल्थ लेवी बिल में हम यूज़ करें, हम अपने एजुकेशन पे उस टैक्स को लेकर आएँ, तो मेरे ख्याल में यूटिलाइजेशन हो सकती है उस टैक्स की। और दूसरी बात यह है कि सर, बजट के बुक में मुझे कहीं पे भी नज़र नहीं आया कि हमने टोबैको पे या टोबैको प्रोडक्ट्स पे कहीं पे भी टैक्स लगाया हो, बल्कि टैक्स में उनको रिलीफ दिया गया है। क्योंकि देखें, टोबैको इंडस्ट्रीज से हर साल 300 अरब का खसारा होता है, टैक्स चोरी होता है। अगर हम टोबैको इंडस्ट्रीज को टैक्स नेट में लाएंगे तो मेरे ख्याल में जब नाइजीरिया जैसा मुल्क जो है IMF से जान छुड़ा सकता है, तो मेरे ख्याल में हमारी जो बजट बनाने वाली टीम है उसको एक दफ़ा नाइजीरिया भेज दें, ताकि वो वहाँ से कुछ सीख के आ जाएं कि बजट किस तरह से बनाया जाता है और IMF से किस तरह से जान छुड़ाई जा सकती है। सर, क्लाइमेट चेंज के लिए फंड तो रख दिया गया है, लेकिन कोई पॉलिसी नहीं बताई गई। क्या है, किस तरह से है, कैसे यूज़ होना है, ये किसी ने नहीं बताया है। और क्लाइमेट चेंज में आज तक हम प्लास्टिक बैग बैन नहीं कर सकें, जो सबसे बड़ी पोल्यूशन की कॉज है, उसके लिए हमने अभी तक कोई बात नहीं की है। सर, ग्रीन डेवलपमेंट की हमने बात की है, लेकिन कार्बन लेवी जो है वो 2.5 हमने कर दिया है। सोलर पैनल जो सबसे बड़ी सहूलत थी एक गरीब आवाम के लिए, जैसे अभी बहुत सारे लोगों ने बात की कि ट्यूबवेल्स भी उस पर चलते हैं, किसान भी उन पर बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और एक आम आवाम जो है वो उनको रिलीफ मिलता है। एक पंखा और एक बल्ब भी वो सोलर पैनल पे चला सकते हैं। उस पे भी अगर 10% से भी टैक्स कम करके उसको 0% पे लाया जाए तो ये भी आवाम के हक में होगा। सर, इसके अलावा एजुकेशन की मैं बात करना चाहूँगी कि सर, एजुकेशन में हमने देखा है कि अभी बुक में देखा कि 11 दानिश स्कूल और एक दानिश यूनिवर्सिटी जो है वो इस्लामाबाद में बनने जा रही है। सर, मैं एजुकेशन की स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर हूँ। हमारे बहुत सारे मेंबरान जो यहाँ के लोकल MNAs हैं, उन्होंने हाईलाइट किए हैं बहुत सारे स्कूल्स। तो दानिश स्कूल बनाने से बेहतर नहीं है कि जो स्कूल बंद पड़े हुए हैं या जहाँ पे ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है या उनके बेसिक नीड्स की ज़रूरत है, जो दानिश स्कूल बनाने पे फंड रखा गया है वो उन स्कूल्स पे रखा जाए, उन स्कूल्स को अपग्रेड किया जाए। और जो यूनिवर्सिटी बनाने का एक बिल रखा गया है, फंड रखा गया है, वो किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी पे यूटिलाइज़ किया जाए। सर, मैं यहाँ बात करना चाहूँगी अपने शहर पनवाकिल की, जहाँ पे लोड शेडिंग जो वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि ईद पे लोड शेडिंग नहीं होगी, ना गैस की ना बिजली की। सर, ईद वाले दिन ना तो गैस थी ना बिजली थी।
तो ये कौन सा इदारा है जो वज़ीर आज़म साहब की बात भी नहीं सुन रहा है और वो अपनी ही मनमानी करता जा रहा है। और सर, मैं समझती हूँ कि ये उस गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करने के लिए अगर इन लोगों को ला के वहाँ रखा जाए तो उनको पता चल जाएगा कि गर्मी क्या चीज़ होती है। सर, मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी कि जो हमारा सक्खर हैदराबाद मोटरवे है, उसमें सर ये 15 अरब रखना कोई बहुत कम है, कीमत है। अगर उस पर रखना है और उसको पूरा बनाना है तो मेरे ख्याल में इसके बजट को बढ़ाया जाए ताकि इसी साल जो हमारी सक्खर हैदराबाद मोटरवे है उसको कंप्लीट किया जाए। और सर, कराची के अवाम को पानी की ज़रूरत है, तो K4 मंसूबा हम बहुत सारे टाइम से सुनते आ रहे हैं कि वो कंप्लीट होगा, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई ऐसा बजट नहीं रखा गया है। तो मेरे ख्याल में वो बजट भी रखा जाए। और सर, मैं समझती हूँ कि अंदरूने सिंध में जो ट्रेन की कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, उसको दोबारा से बहाल किया जाए तो बहुत बेहतर होगा। जो लोग कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, रस्तों की या फ्लाइट्स की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो वो ट्रेन के थ्रू सफ़र कर सकते हैं। और सर, सिंध में 2 एयरपोर्ट हैं जो फंक्शनल हैं, एक कराची एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और दूसरा सक्खर एयरपोर्ट जो सिर्फ डोमेस्टिक है। तो सर, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि सक्खर एयरपोर्ट को अपग्रेड करके उसको भी आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की तजवीज़ को कंसिडर करें ताकि हमारे सिंध की आवाम जो कभी पंजाब की तरफ जाके फ़्लाइट लेती हैं या फिर कराची की तरफ आके फ़्लाइट लेती हैं तो उनको सक्खर में, क्योंकि सक्खर सिर्फ सक्खर को फैसिलिटेट नहीं करता है, वहाँ पे हमारे बलूचिस्तान के लोग भी आते हैं, साउथ पंजाब के लोग भी आते हैं और अपर सिंध के लोग भी वहाँ पर होते हैं। तो मेरे ख्याल में सक्खर एयरपोर्ट की कंसिडरेशन होनी चाहिए। और सर, बात हो रही थी आईटी की कि आईटी सिटी बनेंगे, आईटी पार्क्स बनेंगे, लेकिन सर सबसे पहले तो बेसिक चीज़ इंटरनेट की सर्विसेज होनी चाहिए। इंटरनेट की सर्विसेज पूरी हैं नहीं हमारे पास, लोड शेडिंग की भरमार है और हम आईटी सिटी किस तरह से बनाएंगे। और सर, अगर यही चीज़ें हैं जो आप अगर कंसिडर करें और अब जो बजट है उसको आवाम दोस्त बजट बनाने के लिए हमारी कुछ कंसिडरेशन है, इनको अगर कंसिडर किया जाए और मैं समझती हूँ कि फिर ये हम कह सकते हैं कि ये आवाम दोस्त बजट है, लेकिन अभी तक ये आवाम दोस्त नहीं, आवाम दुश्मन बजट है। थैंक यू सर।